नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक और मेरे साथ हैं रूबिका। ये दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। जम्मू कश्मीर में एवलांच ने तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में भी बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ी राज्यों में आम जनजीवन वैसे ही अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को रोजमर्रा के काम में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के केलांग से ऐसी तस्वीरें आई है जिसने देशभक्ति की नई मिसाल कायम कर दी है। पुलिस के जवान है, लेकिन होमगार्ड के जवान जगह लाहौल स्पीति। दिन 26 जनवरी 2017। तापमान -16 डिग्री सेल्सियस। तीन फीट बर्फ में गणतंत्र को सलामी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से गणतंत्र को सलामी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसको देखकर हर कोई पुलिस और प्रशासन के जज्बे को सलाम कर रहा है। केलांग में भारी बर्फबारी ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, हर और बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। ऐसे में जवानों ने 3 फीट मोटी बर्फ की चादर पर तिरंगा फहराया और परेड की। इस दौरान जवानों के जज्बे और जोश में कोई कमी नजर नहीं आई। जवानों ही नहीं, स्थानीय लोगों का जोश भी देखने लायक था। स्कूली छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर मार्च में हिस्सा लिया। लाहौल स्पीति में 24 जनवरी से ही भारी बर्फबारी हो रही है। केलांग में अब तक 3 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। पिछले 24 घंटों में यहां 47 सेंटीमीटर तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फबारी की वजह से पूरे जिले में बिजली का संकट गहरा गया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने एवलांच की चेतावनी जारी की है, लेकिन ये चेतावनी भी लोगों की देशभक्ति के जज्बे को नहीं डिगा पाई और लोगों ने खराब मौसम की परवाह किए बिना 3 फीट बर्फ में गणतंत्र को सलामी दी। वो भी तब जब जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एवलांच की वजह से तबाही की खबरें आ रही थी। जी न्यूज़ भी केलांग के लोगों के इस जज्बे को सलाम करता है। उधर जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आए एवलांच में शहीद होने वाले जवानों की संख्या 15 पहुंच चुकी है। गुरेज सेक्टर में आज सुबह हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में बर्फीले तूफान के बाद से लापता सेना के 4 और जवानों के शव बरामद किए गए। रात को फिर से बर्फबारी शुरू होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें भी आ रही थी। एवलांच की वजह से 10 जवान पहले ही शहीद हो चुके थे। एक जवान को तूफान से सुरक्षित निकाल लिया गया। The army has lost 14 of its valiant soldiers. Presently the operation has been called off. There are no more missing soldiers. अगर मौसम साफ रहा तो शहीद जवानों के शव आज ही श्रीनगर के बेस कैंप में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। मौसम विभाग ने आज शाम तक मौसम में सुधार की उम्मीद जताई है और उम्मीद की जा रही है कि सुधार के बाद जो सेना के जवानों के शव हैं गुरेज सेक्टर में, उन्हें श्रीनगर के बेस कैंप में लाया जाएगा और यहाँ से उन्हें अपने गाँव भेजा जा सकता है। गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान की चपेट में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी आ गई थी। पेट्रोलिंग पार्टी में 15 सैनिक थे, जिसमें 14 जवान शहीद हो गए। पिछले 4 दिन से बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी का संपर्क देश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। पिछले दिनों लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग इलाके में 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। उधर पंजाब में आज पीएम मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली की।
पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अकाली गठबंधन को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ने आज जालंधर में रैली की और विरोधियों पर जमकर हमला बोला। जो नाव डूब चुकी है, जिस नाव में कुछ बचा नहीं है, क्या पंजाब के लोग ऐसी नाव में कदम रखने की सोचेंगे भी क्या? क्या ऐसी डूबने वाली नाव पंजाब को पार करा सकती है क्या? अगर राजनीति करनी है तो विकास की करो, विनाश की राजनीति तो 70 साल तक देश ने देखी है और उस बर्बादी का फल आज देश की युवा पीढ़ी भुगत रही है। राहुल गांधी ने मजीठा से अपने 3 दिन के पंजाब दौरे की शुरुआत की। कैप्टन अमरिंदर सिंह को औपचारिक तौर पर पंजाब में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार बताया। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अमरिंदर सिंह जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। किसान बादल देखता है, उसके दिल में खुशी आती। पंजाब के बादलों ने यहां अंधेरा फैला दिया। पंजाब में 117 विधानसभा सीट पर चुनाव के लिए 4 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। पंजाब चुनाव में एसएडी बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने भी आज पंजाब चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एएपी ने अपने घोषणा पत्र में पंजाब को 1 महीने के अंदर नशा मुक्त बनाने का वादा किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी आज पटियाला में चुनावी रैली। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गई। बीजेपी की ओर से यूपी चुनाव के लिए पीएम मोदी का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। पीएम मोदी यूपी चुनाव में अलग अलग जगहों पर 12 रैलियां करेंगे। यूपी के हर इलाके में पीएम मोदी की 2-2 रैली होंगी। पश्चिम, ब्रज, अवध, काशी, गोरक्ष, कानपुर, बुंदेलखंड में पीएम की रैलियां होंगी। 4 फरवरी को यूपी में पीएम मोदी की पहली रैली हो सकती है। यूपी में चुनावी घमासान के बीच आज अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश ने यूपी के फायदे का हवाला देते हुए बजट की तारीख आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अखिलेश पर हार की वजह से डरने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने भी साफ किया है कि बजट तय समय पर ही पेश होगा। उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों में उनकी सरकार ने विकास का कोई भी कार्य नहीं किया है। जनता में उनकी सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है। इनका सुझाव है, इनका शुभ सुझाव, इस शुभ सुझाव के लिए धन्यवाद। लेकिन बजट जो है वो 1 फरवरी को ही पेश होगा और वही पेश होना देश के हित में। चिट्ठी में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए यूपी के लिए योजनाओं का ऐलान नहीं होने की आशंका जताई है। अखिलेश ने दावा किया है कि ऐसा नहीं होने पर यूपी के विकास कार्यों पर असर पड़ेगा। अखिलेश ने यूपी के 20 करोड़ लोगों के हितों का हवाला देते हुए बजट चुनाव के बाद पेश करने की मांग की है। सीएम अखिलेश ने पीएम को लिखी चिट्ठी में साल 2012 में भी राज्यों के चुनाव की वजह से बजट की तारीख आगे बढ़ाए जाने की दलील दी है। उधर किसानों की आत्महत्या पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की आत्महत्या की वजह तलाशने के लिए केंद्र, राज्य सरकार, केंद्र शासित राज्यों और आरबीआई को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फसल बीमा योजना लागू करने पर भी सवाल उठाए। देश में 1995 से लेकर 2014 के बीच 19 सालों में करीब 3 लाख किसानों ने खुदकुशी की है। सिर्फ साल 2014 में 5,650 किसानों ने आत्महत्या की। 91.9% किसान परिवार कर्ज के बोझ से दबे हैं। देश के किसान परिवार पर औसत कर्ज 47,000 रुपए है। एक आंकड़े के मुताबिक अकेले महाराष्ट्र में हर हफ्ते 15 से 20 किसान अपनी जान दे रहे हैं। 1998 के काले हिरण शिकार मामले में आज सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पेश हुए। सलमान के साथ ही मामले के दूसरे आरोपी सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे भी कोर्ट पहुंचे। सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों से गवाहों के बयान के आधार पर तैयार सवाल पूछे गए। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सलमान से करीब 65 सवालों के जवाब पूछे। सलमान ने सभी सवालों के जवाब हां और ना में दिए और खुद को मामले में झूठा फंसाए जाने का आरोप लगाया।
सलमान के साथ ही दूसरे आरोपियों ने भी खुद को मामले में बेकसूर बताया। कुल 65 सवाल पूछे। सलमान ने उन सवालों के जवाब में स्पष्ट कहा कि बिल्कुल झूठे गवाह तैयार किए गए, झूठी कार्रवाई तैयार की गई। हम शूटिंग के बाद सीधे होटल जाते थे और रात को होटल से निकलना सुरक्षा कारणों से पॉसिबल भी नहीं है, न कभी मैंने कोई शिकार किया। एक सवाल पूछे गए जिसमें कुल 58% के करीब थे। उसके बाद में 3 जो सकारात्मक है। आपको किस लिए ये प्रकरण में आपको क्या कहना है, आपको कुछ बताना हो तो उन्होंने बताया। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने सलमान खान से पूछा कि शिकार वाली रात जीप कौन चला रहा था। जवाब में सलमान ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, इस बारे में कुछ नहीं जानता। घटना के वक्त मैं होटल में था। ये केस झूठा है और वन विभाग ने पब्लिसिटी के लिए मुझे फंसाया है। इसी सवाल के जवाब में सैफ अली खान ने कहा कि मैं उस वक्त होटल में था, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। सलमान खान समेत दूसरे आरोपियों की पेशी को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर अवैध शिकार का आरोप लगा। सलमान के साथ ही सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को भी मामले में आरोपी बनाया गया। सलमान खान के खिलाफ इस मामले में 4 केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 3 मामलों में सलमान खान बरी हो चुके हैं। चिंकारा के शिकार से जुड़े 2 मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान को बरी किया था। काले हिरन के शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट मामले में 18 जनवरी को कोर्ट ने सलमान खान को बरी कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मेघालय के राज्यपाल पद से वी षणमुगनाथन का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। शिलांग राजभवन के करीब 100 कर्मचारियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पीएम मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें राज्यपाल पर राजभवन की गरिमा गिराने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने राज्यपाल का बचाव करते हुए मामले में किसी महिला का बयान सामने नहीं आने की दलील दी। कांग्रेस और जेडीयू ने राज्यपाल के इस्तीफे को सही ठहराया है। अभी तक किसी महिला का कोई ऐसा ना तो कोई बयान आया है, ना कोई कंप्लेंट है। दूसरी तरफ राजभवन की गरिमा है। मुझे लगता है सारे तथ्यों को पहले आ जाने चाहिए, तथ्यों के आधार पर टिप्पणी करना उचित होगा। जो इल्जाम है वो इतना गंभीर है कि गवर्नर को तुरंत या तो छुट्टी पे जाना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। संवैधानिक पद की गरिमा होती है और अगर उसका किसी भी तरह से उल्लंघन हुआ है, वो भी राज्यपाल के हाथों, तो मैं समझता हूँ उन्होंने ठीक ही किया कि अपना त्यागपत्र। 67 साल के षणमुगनाथन ने 20 मई 2015 को मेघालय के राज्यपाल का पद संभाला था। उनके पास अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार था। दिल्ली में एक मां ने अपने ही बच्चे को दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के प्रहलादपुर की है, जहां सास से झगड़े के बाद बहू अन्नू का गुस्सा इतना भड़क गया कि उसने अपने बच्चे को भी नहीं बख्शा। अन्नू ने बिना कुछ सोचे समझे मासूम को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। गनीमत ये रही कि मासूम को मामूली चोट आई है और वो सुरक्षित बच गया। हालांकि बेरहम मां की ये करतूत घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। ये वाकया हुआ है 21 तारीख को पुल प्रहलादपुर के इसी घर में, जहां पर एक बहू को उसके ससुर समझा रहे थे और अचानक बात इतनी बड़ी कि उसने अपने बच्चे को उठाया और कमरे से निकलकर इस सीढ़ियों से बच्चे को फेंक दिया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं तो 21 जनवरी की, लेकिन अब आई है सामने। अभी के लिए इतना ही। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी।